सभी को राम राम। कैसे हैं भाई सब? कैसी चल रही है तैयारी वैयारी आप लोगों की? अब देखो दोस्तों, आज से जो है हम पॉलिटी पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी के बिना कोई भी जो एग्जाम है वो होता भी नहीं है। आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम जो अभी राजस्थान में होने वाले हैं, उन एग्जाम्स में मोस्टली कई एग्जाम्स में जो मेन इंपॉर्टेंस एग्जाम होते हैं, थोड़े से लेवल वाले एग्जाम्स होते हैं, उनमें पॉलिटी का पार्ट जरूर रहता है। पटवार में है, ईओआरओ में है, आरएस प्री में है, और भी सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इनमें पॉलिटी का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, अच्छा खासा वेटेज होता है। तो हम आज से क्या है, पॉलिटी पढ़ेंगे। और पॉलिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान सभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और अच्छे से जितनी भी जो क्लासेस है वो यूट्यूब पर ही करवाई जाएगी। तो आप ये जो क्लासेस है वो रेगुलर लेना। ये आज हम पहली क्लास ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन पॉलिटी की, ठीक है। और इसके बाद में रेगुलर जो है क्लासेस आती रहेंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी नीडेड स्टूडेंट है उन सभी तक ये वीडियो शेयर जरूर कर दें। चलो क्लास में चलते हैं और देखते हैं संविधान सभा। दोस्तों, संविधान जो सभा है, इससे को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि संविधान एक्चुअल में क्या होता है। आपको ये बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि संविधान क्या है। ये हमें पता है कि संविधान एक पुस्तक है, एक बुक है। उस बुक में क्या क्या लिखा हुआ है? उस बुक में नियम लिखे हुए हैं, कानून लिखे हुए हैं, उपनियम लिखे हैं, धाराएं हैं। वो किस लिए है? किसी देश को चलाने के लिए। किसी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। हमारा जो भारत देश है उसका जो संविधान है वो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। बिना विधान के, बिना कानून के कोई भी जो देश है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकता है, ये हम जानते हैं। तो संविधान की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि संविधान एक्चुअल में है क्या। तो संविधान नियम, कानून, उपनियम, इनका एक समावेशित एक पुस्तक है, बुक है, जिसकी थ्रू सरकार शासन चलाती है, ठीक है। ये बेसिक परिभाषा है। संविधान एक जीवित दस्तावेज है। अब जीवित दस्तावेज इसको क्यों बोलते हैं? जीवित दस्तावेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ही वो सारी शक्तियां होती है, जिससे पार्लियामेंट चलती है, जिससे न्यायपालिका चलती है, जिससे कार्यपालिका चलती है। आपको पता है कि जो हमारा देश है उसके मेन इंपॉर्टेंट अंग होते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है कानून बनाना, ठीक है। जो संसद है उसी को विधायिका कहते हैं, उसके अंदर कानून बनते हैं। अब चलो साहब, कानून बना तो दिए, अब कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो लागू करने की जिम्मेदारी होगी कार्यपालिका। अब कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। अब अस्थायी से तो आप समझ ही गए होंगे कि जितने भी हमारे मंत्री है, नेता है, मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री है, ये सब क्या है? अस्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं। स्थायी कार्यपालिका क्या होगी? स्थायी कार्यपालिका में आप लोग होंगे। आप लोग कैसे होंगे? जब आप आरएस बनोगे, जब आप कोई नौकरी में जाओगे, जब अधिकारी बनोगे, तब जो आप लोग होंगे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, ये सभी क्या होते हैं? ये स्थायी कार्यपालिका होते हैं, ठीक है। तो ये इनका काम क्या होता है? कानूनों को लागू करना। कार्यपालिका का ही काम हो गया। अब भाई साहब, कार्यपालिका भी हो गई, विधायिका भी हो गई। विधायिका ने कानून बना दिया, अपनी मनमर्जी से कोई कानून बना दिया जो कि देश हित में नहीं है, जो कि न्यायोचित नहीं है, तो फिर उनके लिए भैया न्यायपालिका है। न्यायपालिका क्या करती है? बैलेंस करती है चीजों को। तो ये तो अपना बेसिक चीज है, संविधान ये होता है। और हम इसको किस लिए पढ़ते हैं? हमें एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसी में हमारे सारे अधिकार लिखे हुए हैं, नियम लिखे हुए हैं, कानून लिखे हुए हैं, जिससे हमें ये पता हो कि ये तो हमारे अधिकार है, ये हमारे कर्तव्य है ना। और संविधान की परिभाषा पढ़ लेते हैं एक बार। संविधान एक जीवित दस्तावेज है जिसमें उन नियमों, कानूनों और परंपराओं का समावेश होता है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलता है। यही इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो परिभाषा है, परिभाषा से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि संविधान क्या है। चलो भाई, संविधान किसी भी देश की राजनीतिक प्रक्रिया के लिए एक वैध ढांचा प्रस्तुत करता है। वैध ढांचा प्रस्तुत करता है कि नहीं करता है? भाई, ये हमारी संसद है, ऐसे सरकार चलेगी, राज्यों की सरकार अलग होगी, केंद्र की सरकार अलग होगी, ये सब कुछ संविधान
के अंदर लिखा हुआ है। और संविधान का निर्माण कैसे हुआ? बहुत समय से हमें पता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, फिर बहुत सारे जो है चार्टर एक्ट आए, ये हिस्टोरिकल है तो हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, और ये जो टॉपिक है वो हम लास्ट में पढ़ लेंगे, जिसके अंदर चार्टर एक्ट आए, रेगुलेटिंग एक्ट आए, और 1857 की क्रांति के बाद में जो है क्राउन का जो राज आया, वो सब भी हम पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले संविधान सभा। ये संविधान सभा क्यों गठित की गई? इसका काम था संविधान का निर्माण करना। तो ये कब गठित हुई, ये सारी चीजें हम यहीं इस जो क्लास है इसमें पढ़ेंगे। संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करना, कि भाई सरकार की ये शक्तियां होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, सीमाबद्ध भी होगी कि आप ये कर सकते हो, इतना कानून बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, आप वो कानून नहीं बना सकते जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या करें, अल्पीकरण करें। तो ऐसी चीजें सब संविधान में लिखी हुई है। आज जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो कि डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। देखो, संविधान बना तो लिया गया, लेकिन उस वक्त जब 1946 के अंदर संविधान बना था और 1949 में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान कंप्लीट बन चुका था। उसके बाद में भाई संविधान को लिखने वाला भी तो होना चाहिए। तो संविधान को जो लिखा था वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये नाम याद रखना है हमें। हमारा जो संविधान है वो हस्तलिखित है, ठीक है। और इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा था? इन्होंने लिखा था, मूल जो संविधान है वो हमारा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, और अंग्रेजी में भी कौन सा? इटैलिक में। नेहरू जी चाहते थे कि नेहरू जी ने प्रेम बिहारी को कहा कि आप इटैलिक श्रेणी में जो शैली है उसी में लिखो। तो प्रेम बिहारी जी ने इसको इटैलिक शैली में लिखा। इटैलिक शैली आपको पता है आई यूं टेढ़ी सी होती है थोड़ी सी, उस शैली के अंदर हमारा क्या लिखा हुआ है? संविधान लिखा। तो हमें मेन तो चीज ये याद रखनी है कि हमारा जो मूल संविधान है वो किसने लिखा? तो वो लिखा भाई साहब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। एक फैक्ट तो ये बन गया। दूसरा, भाई इंग्लिश में तो लिख दिया, लेकिन हम तो भाई हिंदुस्तानी है, तो हिंदी में भी तो लिखो। तो हिंदी में लिखने के लिए कौन आएगा? वेद जी आएंगे। हिंदी का काम कौन करेंगे? वेद जी करेंगे। कौन से वेद जी? बसंत कृष्ण वेद। तो ट्रांसलेशन का काम किसने किया? बसंत कृष्ण वेद ने। इन्होंने हिंदी में इसका सुलेखन कर दिया। अब जी, जब संविधान हमारा हस्तलिखित है तो क्यों ना हम उसको अलंकृत करें, क्यों ना हम उसमें चित्र बनाएं। तो जो व्यूअर राम मनोहर सिन्हा, इनको कहा गया कि भाई आप जो है इस संविधान है इसको अलंकृत करो। ये जो व्यूअर राम मनोहर सिन्हा है, ये जो है नंदलाल बोस के क्या थे? शिष्य थे। पहले बात तो बुलाया किसको गया था? नंदलाल बोस को ही चित्रकारी के लिए बुलाया गया था। और इन्होंने जो है संविधान को 22 चित्रों में विभक्त किया है, क्योंकि संविधान के भाग कितने थे? 22 भाग थे संविधान में। जब मूल संविधान अपना बना था तब 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। तो 22 भागों के हिसाब से इन्होंने 22 चित्रों में सजाने का काम किया था नंदलाल बोस ने। लेकिन नंदलाल जो बोस है ये शांति निकेतन के तो क्या थे? वहां के कलाकार थे। ये व्यूअर राम मनोहर सिन्हा है, ये भी शांति निकेतन के कलाकार थे, लेकिन ये नंदलाल बोस के शिष्य थे। और नंदलाल जो बोस है, इनकी उम्र 70 साल थी। तो भाई उस 70 साल की उम्र में ये डायरेक्ट तो कर सकते हैं कि भाई आप ऐसे ऐसे चित्र बना दो, लेकिन ये वो बारीकियां तो नहीं उकेर सकते ना। संविधान इतनी बड़ी चीज है, इसके लिए बारीकियों से ही जो चित्रों का अलंकरण करना जरूरी था। तो इन नंदलाल बोस के डायरेक्शन में जो है व्यूअर राम मनोहर सिन्हा ने काम किया था। नंदलाल बोस ने कहा था कि आप भारत का भ्रमण करो और वहां की सांस्कृतिक और धार्मिक जो चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करो, और उनको ही हमें क्या है? हमारे संविधान में उतारना है। तो हमारे संविधान में आपको जब आप मूल प्रति देखोगे तो उसके अंदर आपको राम दरबार भी मिलेंगे, आपको हाथी घोड़े अलंकृत भी मिलेंगे, जो हमारे स्मारक है, मंदिर है, उनके भी आपको दर्शन उसमें जरूर मिलेंगे। तो नंदलाल बोस ने तो क्या किया था? 22 चित्रों से सजाया था। और अलंकरण किसने किया था? व्यूअर राम मनोहर सिन्हा ने, क्योंकि ये उस वक्त 22 साल की उम्र के थे। हमारे संविधान का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको पता ही होगा, जो लोगो है वो हाथी था। ये डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हमारा काम तो ये है कि हमें सवाल हमारा सही हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं।
अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सबसे पहले संविधान शब्द किसने लिया, कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वो जब आया तो इस शब्द को किसने बताया। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन हेनरी मैन जो है इन्होंने संविधान शब्द का जो है, ब्रिटिश नागरिक थे और इन्होंने ही सबसे पहले प्रयोग किया था, हेनरी मैन ने। हमारे भारत के अंदर कोई अगर संविधान का नाम लेता है सबसे पहले तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, और इन्होंने ही 1895 के अंदर संविधान सभा की मांग की थी। किसमें? स्वराज विधेयक में। किसमें? स्वराज विधेयक में की थी इन्होंने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में की थी 1895 में। संविधान सभा की मांग की थी कि भाई एक ऐसी संविधान सभा होनी चाहिए जो कि भारत का संविधान बनाए। तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और सबसे पहले संविधान का नाम भी किसने लिया था? बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। अब आते हैं ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का जो संविधान है दोस्तों वो अलिखित है, वो परंपराओं के आधार पर है। अब ऐसा नहीं है अलिखित होने का मतलब लिखा हुआ नहीं है। देखो लिखा हुआ तो है, लेकिन इनके पेजेस लिखे हुए अलग अलग, इन्होंने एक पुस्तक में संकलित नहीं किया। हमने क्या किया? लिखा, फिर हमने बाइंडिंग कर दी। बाइंडिंग नहीं है, बाकी लिखा हुआ तो है ही, इसलिए इसको अलिखित बोलते हैं। और विकसित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण भी यही है। अलिखित है लेकिन विकसित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर राज भी ब्रिटेन ने किया था, तो हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें एज इट इज ब्रिटेन से ली गई है। जैसे 1935 का जो एक्ट था उससे भी डायरेक्ट ही जो है धाराएं, सॉरी आर्टिकल वगैरह लिए गए हैं। अमेरिका का संविधान। अमेरिका का जो संविधान है विश्व का सबसे छोटा संविधान है, मात्र 7 अनुच्छेद है इसमें। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा, और भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें मूल जो संविधान है उसमें 22 तो भाग थे, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। इसलिए ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है हमारा जो संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा संविधान है। 12 अनुसूचियां, 22 इसमें भाग और 395 अनुच्छेद। अभी वर्तमान में जो है गिनते हैं तो 25 तो भाग है, 12 अनुसूचियां हैं और 468 अनुच्छेद है। ये फैक्ट है, हमें याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में तो हमें फैक्ट्स ही याद रखने हैं। दोस्तों आइवर जेनिंग्स है, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था? इनके जो स्टेटमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइवर जेनिंग के जो स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आजकल जो पॉलिटी में है इस तरह की चीजें पूछी जाती है। अब इस तरह की चीजें ऐसे थोड़ी पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है? ये पूछी जाती है, एक आपको जैसे कथन कारण वाला सवाल दे दिया तो उसके अंदर ये चीज दे दिया, तो आपको पता लगना कि कथन सत्य है कि नहीं सत्य है। या फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 4 लाइनें दे दी, जिसमें एक में लिखा हुआ है कि जो भारत की जो संविधान सभा है वो आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से मनोनीत थी। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान बताया। तीसरा कुछ और स्टेटमेंट दे दिया कि जो संविधान सभा है वो सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार पर आधारित थी। चौथा कुछ और दे दिया। अब दे देंगे कि इनमें से कौन कौन से सही है, ए बी सी ए बी सी डी, तो इस तरीके के देते हैं। तब वो लाइनें ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, तब ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइवर जेनिंग्स है, इन्होंने कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? भारत का है। संविधान सभा की मांग मैंने आपको बताया था, मांग जो है सबसे पहले स्वराज विधेयक में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उसके बाद में जो है महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में कहा था कि जो भारतीयों का संविधान है वो भारतीयों को खुद को ही बनाना चाहिए। फिर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है 1934 वाली ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। 1934 में वामपंथी आंदोलन के एक नेता थे, उनका नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय जिनको बोलते हैं। इन्होंने कहा, सबसे पहले औपचारिक रूप से इन्होंने व्यक्तिगत मांग रखी थी कि भारत की संविधान सभा होनी चाहिए और उसी को संविधान का निर्माण करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है सवाल कि सबसे पहले जो औपचारिक रूप से अगर किसी ने मांग रखी थी तो वो तो 1934 में किसने रखी थी? एम.एन. रॉय ने, औपचारिक रूप से। और वैसे सबसे पहले किसी ने मांग की थी तो वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आगे बढ़े, अब आती है भाई कांग्रेस। 1935 में 34 में उन्होंने कह दिया बाल गंगाधर तिलक ने। और एक चीज और, एक पार्टी का नाम था कौन सी पार्टी थी, मेरे को पार्टी का नाम याद नहीं आ रहा, स्वराज पार्टी थी आई थिंक।
तो वो जो पार्टी थी उन्होंने भी 1934 में ही जो है साम्यवादी पार्टी थी, तो उसने भी मांग रखी थी 1934 में। उसके बाद में आती है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसने भी और पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कब की थी? 1935 में। किसने? आईएनसी ने। 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये डेट आपको याद रखनी है, डेट जो ईयर है 1935 के अंदर आईएनसी ने कहा। 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा ही कर दी थी कि जो भारत का संविधान है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई। देखो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पॉलिटी के अंदर। हमें लगता है हम पॉलिटी पढ़ लिए, हमें पॉलिटी आ गई, लेकिन आती नहीं। क्यों? क्योंकि ये शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, है ना, संविधान का वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार यानी कि जो वयस्क है उनका मत के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा ही बनेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में कह दिया। ये बात याद रखनी है, दिमाग में फीड कर लो, इमेजेस के हिसाब से दिमाग में सोचो। 1935 में आईएनसी, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने 38 में बोल दिया। अब जो भाई साहब ब्रिटिश सरकार है उसने 1940 में ये बात मानी कि हाँ भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए और वो ही भारत का संविधान बनाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भारतीयों को ही ज्यादा पता है कि भारत का शासन कैसे चलाना है। अब हमें तो इन देश को आजाद तो करना ही करना है। ये तो 1938-40 तक ये पता लग गया था कि देश आजाद होना है, लेकिन आजाद होने के बाद में ये चलेगा कैसे, इसकी भी तो पूरी योजना करके उस देश की जो हम पे इतने दिनों से राज करके गया उसकी जिम्मेदारी थी। तो उसने पहली बार अगस्त प्रस्ताव में 8 अगस्त 1940 को यह अगस्त प्रस्ताव आया था। आजकल जो ट्रेंडी क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये डेट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आरपीसी आपको पता है कैसे क्वेश्चंस पूछती है। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया था। हालांकि इस प्रस्ताव में संविधान का नाम कहीं नहीं लिखा था, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उसने ये मान लिया था कि जो संविधान का निर्माण है भारतीयों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अब प्रस्तावक इसको कौन लेकर आया था? अगस्त प्रस्ताव को इसको उस वक्त जो है लेकर आया था लॉर्ड लिनलिथगो। ये कौन थे? उस वक्त भारत के वायसराय थे 1940 में। तो इन्होंने ही पेश किया था, लिनलिथगो ने, ये अगस्त प्रस्ताव। भारतीयों ने इसको अस्वीकार कर दिया था क्योंकि इसकी जो कुछ शर्तें थी वो मान्य नहीं थी। अब आता है क्रिप्स मिशन। अब देखो जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट चालू हो गई है कि भारतीयों को संविधान बनाना चाहिए, तो हम किस हिसाब से अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके चीजें भेजते हैं। तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया और इस क्रिप्स मिशन में ये कहा गया था कि ये जो हम प्रस्ताव लेकर आए हैं ये उस वक्त आपको पता द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके बाद इसको लागू करना था। लेकिन भारतीयों ने इस क्रिप्स मिशन को भी क्या है अस्वीकार कर दिया था। इस क्रिप्स मिशन में आए कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स ये उस वक्त ब्रिटिश मंत्रिमंडल में थे, तो इनकी अध्यक्षता में ये क्रिप्स मिशन 1942 में भारत पहुंचा था और इस क्रिप्स मिशन की जो शर्तें हैं वो लागू होनी थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1942। अब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये आ रहा है मिशन, कैबिनेट मिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के आधार पर जो है संविधान सभा का चुनाव हुआ था, इस कैबिनेट मिशन के आधार पर। 1946 में आया था ये। कब आया था? 24 मार्च 1946 को तो भारत पहुंचा था। पहुंचने के बाद में इसने 16 मई, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 16 मई 1946 को इसका प्रकाशन हुआ था। क्या हुआ था? 16 मई 1946 को। ये डेट भी याद रखनी है। किसका? कैबिनेट मिशन की जो योजना है उसका प्रकाशन हुआ था 16 मई 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। जो पैथिक लॉरेंस है उस वक्त क्या थे? भारत सचिव। आपको पता है भारत के अंदर 2 पद हो गए थे बाद में, एक तो भारत सचिव, एक भारत का वायसराय, जो गवर्नर जनरल जिसको बोलते हैं। तो पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। इस बार भी स्टेफोर्ड क्रिप्स आए, लेकिन अध्यक्ष बनकर नहीं, इस बार वो सदस्य बनकर आए। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो इस बार क्या थे? व्यापार मंत्री थे। क्या थे? व्यापार मंत्री थे। और एक और सदस्य आए, उनका नाम था एवी अलेक्जेंडर, और ये नौसेना में मंत्री। तो कितने लोग आए? 3 लोग आए, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स
और एबी अलेक्जेंडर। ये क्या थे ये भी हमने बता दिया। उस वक्त ब्रिटेन के जो राजा थे, क्योंकि आपको पता है ब्रिटेन के अंदर राजाओं का राज चलता है, ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र नहीं है, तो जॉर्ज सिक्स थे 1936 से 1952 तक, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो जो पीएम थे वो क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। कब? कैबिनेट मिशन जब भारत पहुंचा 1946 में, तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैबिनेट मिशन की जो सिफारिशें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि इनसे भी जो स्टेटमेंट डायरेक्ट आते हैं। कैसे भाई? कैबिनेट मिशन जो है उसकी पहली सिफारिश क्या थी कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। अब अंतरिम सरकार क्या? अंतरिम सरकार का मतलब क्या? कि भाई आप लोग संविधान बनाओगे तो आपको संविधान में बनाने में टाइम लगेगा, तो जब तक संविधान बनेगा तब तक इस देश की व्यवस्थाएं भी तो चालू रहनी चाहिए। भाई देश चलाने में भी तो जरूरी है। ऐसा नहीं हम आपको देश हैंडओवर कर रहे हैं तो आप देश को चलाओगे भी तो सही। तो उसके लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार के अंदर जो है कौन कौन थे, जैसे इसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन भी था, है ना, वेवल था, जवाहरलाल नेहरू जी है। इनको जो है विदेशी मामले दिए गए, विदेशी मामलों का विदेश मंत्रालय इनको दिया गया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस वक्त गृह मंत्रालय दिया गया था, है ना, तो एक तरीके से वो गृह मंत्री ही हो गए। जवाहरलाल नेहरू को जो वाइसराय है उसकी परिषद में उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। ऐसे करके सी राजगोपालचारी है, उनको शिक्षा और इस तरीके के मंत्रालय दिए गए थे, है ना, कृषि शिक्षा। तो ये एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ये अंतरिम सरकार के बारे में भी मैं आपको पूरा बता दूंगा कि किस किस को क्या क्या विभाग दिया गया था। अंतरिम सरकार इसलिए बनाई गई थी ताकि संविधान का जब तक निर्माण हो जाए तब तक हम क्या कर लें, सरकार चला लें अच्छे से। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब संविधान सभा का गठन किया जाएगा तो संविधान सभा में कितनी सीटें होंगी और कैसे कैसे उन सीटों का बंटवारा होगा? प्रति 10 लाख के ऊपर एक सीट मिलेगी। कितनी? 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक सीट मिलेगी। उस वक्त जो भारत की जनसंख्या थी 39 करोड़ के आसपास थी, लगभग 38 पॉइंट कुछ करोड़ थी। तो भारत को जो सीटें मिली थी, मतलब 10 लाख के ऊपर एक, इसका मतलब हो गया 389 सीटें। ये इंपॉर्टेंट चीज है, 389 सीटें इसके हिसाब से सिफारिश की गई थी। अच्छा, अब सीटें ली कहां कहां से जाएगी? तो उस वक्त जो है ब्रिटिश आधिपत्य में था ब्रिटिश प्रांत, और राजाओं के आधिपत्य में थी रियासतें। तो आगे इसमें मैं पूरा बता भी दूंगा कि 296 में तो जो है प्रांतों से ली जाएगी और 93 जो है रियासतों से ली जाएगी। ऐसे करके 389 ली गई थी। बताया कुल 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का अनुपात रखा जाएगा। ब्रिटिश प्रांतों, देशी रियासतों और चीफ कमिश्नरी प्रांतों, इन 296 के अंदर 292 तो क्या है, ब्रिटिश प्रांत है सीटें, और 4 है जो कमिश्नरी प्रांत से ली गई है। वो आगे हम बात चर्चा करेंगे। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, यह भी कैबिनेट मिशन में कहा गया था, क्योंकि अंग्रेज मान चुके थे हार कि हम पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए तैयार है, लेकिन हमने इतने दिन तक देश को लूटा है तो हमारी जिम्मेदारी तो बनती है कि हम सरकार भी बनवा कर जाएं, देश को चला कर भी जाएं। ठीक है, भारत का विभाजन नहीं होगा, यह बात इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन ने इस चीज को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग जो है, जो कि क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दी थी, इस बात से वो कहीं कहीं चीजें सहमत हो गई थी इन योजनाओं के थ्रू। वो जो बताई गई थी सिफारिशें, इनके थ्रू वो क्या है, संतुष्ट हो गई थी। तो पाकिस्तान की मांग को तो इसने भी ठुकरा दिया था कि पाकिस्तान नहीं होगा, लेकिन वो रट लगाए पड़े थे अली जिन्ना जी की हम तो पाकिस्तान लेकर रहेंगे। कैबिनेट मिशन ने उसको माना नहीं था। जो प्रांत है उनको 3 समूह में बांटा जाएगा, ए बी सी। ये 11 प्रांत थे उस वक्त ब्रिटिश के प्रांत कितने थे? 11 थे। देखो, एक के अंदर किस किस को रखा गया? संयुक्त प्रांत, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश जो था उसको मध्य प्रांत कहते थे उस वक्त, मध्य प्रांत और उड़ीसा। ग्रुप बी में रखा गया नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रांत, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। फिर एक बलूचिस्तान था, अभी जो पाकिस्तान में है। एक पंजाब एवं सिंध था। ये पंजाब एवं सिंध है ना। ग्रुप सी के अंदर बंगाल एवं असम था। तो ऐसे करके ये टोटल कितने थे? ये 11 प्रांत थे। क्या थे? 11 ब्रिटिश प्रांत थे। केंद्र सरकार का विदेशी मामले, संचार एवं रक्षा पर नियंत्रण, ऐसे करके इसकी ये 7-8 सिफारिशें थी। अब जो है
आगे ये एक चीज और पढ़ लेते हैं आज की क्लास में। कुल सदस्य मैंने आपको बताया कितने, 389। किस हिसाब से, प्रति 10 लाख की आबादी में एक सीट, कुल 39 करोड़ जनसंख्या थी उस वक्त, और जो है 389 सीट। देखो आपको जो है ये YouTube पर फ्री क्लासेस अवेलेबल करवाई जा रही है और रेगुलर करवाई जाएगी। इस बार जो है एक साल के अंदर आपको पता कितनी सारी भर्तियां आ गई है। अपने विवेक से भर्तियों का चुनाव करो और जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको तैयार करो। इस बार हमें सिलेक्शन जरूर लेना है और लेकर रहेंगे भाई, छीन कर रहेंगे सिलेक्शन। अब देखो दोस्तों, निर्वाचित सदस्य कितने, 296 जो मैंने अभी बताया था, और मनोनीत सदस्य कहां से, 93। निर्वाचित मतलब जब चुनाव होगा, संविधान सभा के लिए चुनाव होगा, तो चुनाव के अंदर निर्वाचन जो चुन के आएंगे वो निर्वाचित होंगे। तो निर्वाचित कहां से आएंगे, जो ब्रिटिश प्रांतों से, जहां ब्रिटिशों ने अपनी अपनी प्रांत बना रखे हैं, विधान परिषदें बना रखी है, उन विधान परिषदों से चुनकर आएगा। ठीक है भाई। 296 में भी ये पार्ट भी जरूरी है, ये नंबर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 292 जो सदस्य हैं वो है ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाएंगे, 4 सदस्य वो है चीफ कमिश्नर प्रांतों से लिए जाएंगे। अब भला ये क्या भला है चीफ कमिश्नर प्रांत, देखो ये 4 थे उस वक्त हमारे देश में। कौन कौन सा, एक था दिल्ली, एक हमारे राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा, एक था कुर्ग, कुर्ग कहां था, कर्नाटक में, और एक जो बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में। ये 4 क्या थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। अब इन चारों से कितनी सीटें लाई जाएगी, एक एक सीटें इन चारों से ली जाएगी। बाकी 292 जो है 11 प्रांत, 11 जो भी ब्रिटिश प्रांत बताए थे ए बी सी वाले, उनसे ये ली जाएंगी। सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश वाला जो प्रांत है, कौन सा बताया था मैंने, जो संयुक्त प्रांत है, इससे ली गई थी 55 सीटें। ऐसे करके इसकी सारणी भी आगे हम बता देंगे। एक चीज और, इलेक्शन जब हुआ संविधान सभा कैबिनेट मिशन के हिसाब से, संविधान सभा का अब इलेक्शन होना है। तो इलेक्शन कब हुआ था, इलेक्शन हुआ था जुलाई और अगस्त के बीच में। जुलाई अगस्त कब, 1946। मैंने भी आपको बताया था कि 24 मार्च 1946 को तो कैबिनेट मिशन आया। 16 मई 1946 को जब कैबिनेट मिशन आया तो उसने अपनी योजना है उसका प्रकाशन करवा दिया कि हाँ भाई इस तरीके से आपका चुनाव होगा, इस तरीके से सीटें आएंगी, यहाँ से ये सीटें आएंगी। तो जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में ऑब्वियस बात है ये तो भाग नहीं लेंगे, रियासतें तो इलेक्शन में भाग क्यों लेंगी, ये तो राजाओं ने जिसको भी अपना प्रतिनिधि चुनकर भेज दिया वही सदस्य हो गया। यहां चुनाव होना था, तो चुनाव होगा तो ऑब्वियस बात है कि चुनाव पार्टियों के बीच में होगा। सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, कांग्रेस थी, तो सबसे ज्यादा सीटें भी कौन जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। उसके बाद में कौन थी, मुस्लिम लीग थी, उसके बाद मुस्लिम लीग थी, और उसके बाद में छोटी छोटी पार्टियां थी, जैसे यूनियनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, है ना। तो 208 सीटें तो जीती थी आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस वक्त 208 सीटें जीती थी। कितने में से, 296 में से। 73 जो सीट है वो जीती थी मुस्लिम लीग ने, इसने भी अच्छी खासी जो है सीटें जीती थी। तभी तो पाकिस्तान की अलग मांग कर ली इन्होंने, तभी तो कह दिया कि हम तो अलग देश बनाएंगे। अब जिन्ना और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनके बीच में ये था कि कौन प्रधानमंत्री बने। तो महात्मा गांधी जी ने उस वक्त बड़े ही अनमने से वो जो है विभाजन कर दिया था। यार वो अलग बात है। अब जो ये 15 सीटें हैं ये अन्य में, इसमें 7-8 तो पार्टियां हैं और बाकी निर्दलीय है, यूनियनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसे करके ये 15 सीटें आई थी। टोटल 296 सीटों पर चुनाव हुआ था और ये चुनाव हुआ था। मुस्लिम लीग जो है इसने फिर संविधान सभा का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। क्यों बहिष्कार कर दिया, भाई हम संविधान सभा में नहीं आएंगे, हम तो हमारा संविधान खुद बनाएंगे, हमारा तो होगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान आपको पता है धर्म के आधार पर बना हुआ देश है, हम तो जाएंगे भैया पाकिस्तान, हमारे साथ में तो सिर्फ मेजोरिटी कौन रहेगी, मुसलमान रहेंगे। ऐसे करके उस वक्त इन्होंने पाकिस्तान बना लिया मुस्लिम लीग ने। तो संविधान सभा का ऑब्वियसली बहिष्कार करना ही था। शुरुआत के अंदर जो है किसी भी रियासत ने अपना प्रतिनिधि उसमें नहीं भेजा, कि रियासतों को भी अपना भविष्य नहीं पता था, यार मैं भारत में जाऊं कि पाकिस्तान में जाऊं, या मैं अलग रहूं, इंडिविजुअल रहूं। लेकिन उस वक्त तक वो चीजें पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि भारत जो है आजाद हो रहा था, स्वतंत्र हो रहा था। उसके बाद में जो भारत लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा था, तो उस वक्त वो चीजें पॉसिबल नहीं थी। तो समझदारी दिखाते हुए राजाओं ने फिर क्या किया, धीरे धीरे राजा इसमें शामिल होने
लगे। आगे हैदराबाद जो रियासत है उसके जो सदस्य है कभी भी इसमें नहीं आए। आपको पता भी हैदराबाद को तो बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्होंने कैसी कोशिशों से पुलिस भेज के उस हिसाब से उस राज्य को लिया था। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज है, संविधान सभा में महिलाएं 15 निर्वाचित हुई थी। कितनी? टोटल 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। इनमें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित थी, है ना, सुचिता कृपलानी थी, और बेगम एजाज और रसूल थी, एनी मस्करीनी थी। इस तरीके से टोटल जो है सरोजनी नायडू थी, 15 जो महिलाएं हैं इसमें सिलेक्ट हुई थी, इसके अंदर चुनी गई थी, निर्वाचित हुई थी। तो ये जो आज की जो क्लास है दोस्तों, हम यहीं खत्म करते हैं। आगे जो है संविधान सभा की और भी क्लास आएंगी, आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की इसमें कोशिश करूंगा। मेरा मानना यही है कि हम जो है यूट्यूब के ऊपर संविधान को अच्छे से कवर करेंगे। आप अगर इस वीडियो पर नए हैं, आपको पसंद आई ये क्लास, तो इस क्लास को शेयर भी कीजिए, और जो चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, राम राम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।